इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 6, जिसमें हम सरहदें बंद हो गई। जितने भी सरहद थे दो देशों के बीच में, उनको बंद कर दिया गया कि कोई एक देश से दूसरे देश में नहीं आ सकता है। जैसे क्वाको लैंड, ओबाम्बो लैंड, ये दोनों देश के लोग एक दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, इसलिए बीच में सीमा रेखा को घेर दिया गया था। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। 19वीं सदी में जब एक जगह से चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवर लेकर, जितने भी झुंड थे उनके, जानवर के, आदमी के, वो रेवर लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदिशें लगा दी। मतलब उनपे बहुत ज्यादा इनको कानून पारित करके, कानून लगाकर पाबंदियां लगा दी गई थी। मसाइयों की तरह अन्य चारागाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। मसाइयों को भी अन्य चरवाहों के तरह उनको विशेष आरक्षित इलाकों में उनको कैद करके रख दिया गया था, नजरबंद थे। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करने पर भी कोई आसान काम नहीं था। कोई भी परमिट हासिल कर लेना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। बहुत कड़ी सजा दी जाती थी जब उनके नियमों का पालन आप ना करो तो। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया कि वे गोरों के बाजार में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसे वो इलाका तो उन्हीं लोग का था, लेकिन वो लोग कब्जा कर लिए थे अंग्रेज लोग। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरों और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। मतलब बाहर से जितने लोग आए थे, गोरे और यूरोपीय शासक, उपनिवेशक, अफसर, तो वो मानते थे कि वहां के स्थानीय लोग खतरनाक और बर्बर हैं, इसलिए उनको भगा कर रखो। उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। इनसे संबंध रखना ही पड़ता था इन लोगों को। अरे भैया, जिसी के भूमि पर रहोगे, किसी के घर पे जाकर रहोगे, उसके घर वालों से मिलकर नहीं रहोगे तो क्या तुमको रहने देगा? बाद में यही लोग मतलब बहुत ज्यादा तलवार उलवार लेकर आगे बढ़े और सारे अंग्रेजों को कुचल डाला वहां पे। आखिर खानों से माल निकालने, जितने भी खदान से माल निकलता था, मतलब सब सामान निकलता था, जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, अल्मुनिया हो गया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन काले लोगों के श्रम मेहनत की जरूरत पड़ती थी इन लोगों को। और इन्हीं के भरोसे वो लोग थे, ये लोग मेहनत करेंगे तो हमारा घर बनेगा। फिर भी ये लोग उनको शक की नजर से देखते थे। बात ऐसा ही हो गया। भारतीय समुदाय में नीचे जाति का माना जाता था किनको? स्थानीय लोगों को। और स्थानीय लोगों से कपड़ा खिंचवाएंगे, कपड़ा धुलवाएंगे, कपड़ा बनवाएंगे, घर साफ करेंगे, महल साफ करवाएंगे, गद्दी साफ करवाएंगे, सब हाथी घोड़ा को साफ करवाएंगे। तब हाथी घोड़ा, महल, चादर बिछाना वो सब नहीं छुआता था, लेकिन ये लोग छुआ जाएंगे। छुआने के बाद ये लोग कड़िया हो जाएगा। तो ये छुआछूत प्रथा भी भारत में संविधान बना तो खत्म कर दिया गया। नई सरहदों ने, जितना भी नया सरहद बना वहां पे, तो नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदी लगा दी गई उन पर। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि इधर से उधर जा नहीं सकते थे, अपना सामान बेच नहीं सकते थे। चारागाहों पर दिक्कत हिले था, वो लोग
जानवरों को चरा भी नहीं सकते थे। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे, मतलब व्यापार भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद हो गया। जब व्यापार बंद हो गया तो नहीं हुआ, लेकिन व्यापार तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लगा दिए गए। अब देखो यहाँ पर उनके व्यापार बंद नहीं हुए, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा अंकुश लगा दिया गया, रोक टोक लगा दिया गया। सूखा दुनिया भर के चारागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जब कुछ भी सूख जाता है इलाका, तो वहां के रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होता है। जिस साल बारिश नहीं होती है और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के होते हैं। वे यहाँ से वहां जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतु पने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बारे बात तो मसाइयों को, जब औपनिवेशिक शासन वहां पर बस गई तो उसके बाद मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था कि आप इसमें रहोगे, और चारागाहों की खोज में यहाँ वहां भटकने पर रोक लगा दी गई थी कि आप यहां से वहां नहीं भटक सकते। इन्हें बेहतरीन चरवाहों से महरूम कर दिया गया था, मतलब उनको बेदखल कर दिया गया था। जहां पर बेहतरीन चरागाह थे, मतलब जहां पर हरियाली थी, वहां से इनको महरूम, मतलब इनको वहां पर से भगा दिया गया, उनको वहां से बेदखल कर दिया गया, नहीं तो वहां पर आने जाने को रोक लगा दी गई। और एक ऐसे अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया था जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसलिए भूख के सूखे सालों में जब वो सूख जाता था पूरा इलाका, तो सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे या मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़, 1,71,000 गधे थे। 1933 और 34 में पड़े अकाल के 2 सालों के सूखे के बाद उनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। मतलब समझ लो इसमें से आधा जानवर मर चुका था। ये देखो ये लोग लड़के हैं। ओ लड़कियों बताओ, ऐसा लड़का आज के समय में मिलेगा तो शादी करोगी क्या? नहीं करोगी सब ना। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। देख लो ये सब कितना काला काला है, रात को दिखाइयो ना देगा सब। इधर से आकर किधर ठोक। पहले के लोग ऐसे ही तलवार रखते थे। ये तलवार समझ लो ये भाला जैसा काम करता था, इसमें कोई नीचे का कुछ नहीं होता था। एक रॉड को चापुट करके ये लोग धार बनाते थे और उसी से ये लोग शिकार करते थे। एक बार में किसी जानवर के इस पार से उस पार खुड़ जाता था। इससे मतलब देह को भेदन कर सकता था। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। जैसे जैसे जगह इन लोगों का कम कर दिया गया, इनके ऊपर अपार संकट पड़ गया था। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई और लगातार इनकी गिरावट आती गई इनके जानवरों की, और जानवर सब खत्म हो गए। चित्र 16। योद्धा गहरे लाल रंग के सूखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं तथा स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा, ये 5 फुट लंबा भाला रखते थे। एकदम स्टील का नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते थे ये लोग। उगते सूरज को सम्मान देते थे। सम्मान देने के लिए पूरब की ओर मुंह करके खड़े होते थे। मतलब उगते सूरज को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए उसके तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे, जिस तरह हम लोग झंडा के सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं।
योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसमों में, जब सूखे के मौसम आते हैं तो मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। यह भी मसाई एसोसिएशन के तरफ से लिखा गया है। चित्र 3.4 सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाईलैंड में भी आए बदलावों से सारे चरगाहों पर, जितने भी चरवाहे थे, सारे चरवाहों पर एक जैसे असर नहीं पड़ा। और हर किसी पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है तो हर चरवाहे पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन को बोलते थे एल्डरसन और योद्धा को बोलते थे वरियर्स। तो वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धा में ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों की मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो, वहां हमला करके दूसरे के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम था। और वहां के जितने लोगों के पास जानवर होगा उनकी संपत्ति उतना ही होती थी। अलग इसीलिए उधर के लोग जानवर को छीनते थे, चुराते नहीं थे, छीनते थे। आज भी अफ्रीका में चले जाओगे तो एक गो के पास 300, 400, 500 जानवर है अभी भी। अफ्रीका के जंगल में जाओगे तो हर लड़के के पास, हर परिवार के पास इतना ज्यादा, मतलब ज्यादा जानवर रहते हैं। इधर हम लोग दहेज लेकर शादी करते हैं ना, दहेज देकर शादी करते हैं। उधर के लोग लड़का से कब शादी करती है? लड़की लड़का शादी तभी करती है, चाहे लड़की का परिवार, जब लड़के वाले परिवार के पास 300 से ज्यादा जानवर हो, तभी वो लोग शादी करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। उधर के लोगों का हाथ पर कट गया तो राख लगा लेंगे। बाल को धोना होगा तो गाय जब पेशाब करती है तो उसके सामने पीछे आ जाएंगे, उससे धो लेंगे। शरीर पर एकदम अलग प्रकार के गंध लगाते हैं, मतलब तरल पदार्थ लगाते हैं, वृक्ष का वो रस रहता है, जिससे इन लोगों को सूजन नहीं होता है, इनका चमड़ा सड़ता नहीं है। ये लोग 15-15, 20-20 दिन के बाद नहाते हैं एक बार, चाहे नहाते भी नहीं है। अलग अलग चरवाहा समुदायों की तादाद इन्हीं मामलों से तय होती थी। इमामों को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। दूसरे का मवेशी को छीन कर लाओ, नहीं तो युद्ध लड़कर अपने बहादुरी का प्रदर्शन करो, तभी आपको मर्दानगी साबित, आपको मर्द माना जाएगा और आपको फौज में, मतलब योद्धा में शामिल कर लिया जाएगा। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे उनके अंदर ही ये लोग काम करते थे। देखो माथा में सब लाल लाल रंग लगैले है, कि कपार खराब ना हो। इन लोगों का भी बाल पूरा झरल है, पूरा टकलू है सब। चित्र 17 आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवाओं को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा में अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह का अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता है और लड़की ये सब काम नहीं करती थी। और सबका कपड़ा यही होता था जो इधर को पहनने हैं, लड़का का भी लड़की का भी, दोनों का सेम। और ठरकियों, मजा मत मारो, ऐसा सोच रहे हो वैसा मत सोचो। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज अफसरों ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े।
अनेकों वर्ष जब आए सामने तो उसमें इन लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और बहुत सारे मुखिया वो लोग ही तय करते थे। उपनिवेशिक लोग अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमला और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। उस पर बंद कर दिया गया इन लोगों का हमला करना और लड़ाई लड़ना। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों के परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि लड़ने वाले लड़ाई कम कर दिए और दिमाग चलाने वाले दिमाग का काम कम करने लगे। इसलिए उसका दिमाग खत्म, इन लोगों का स्वार्थ खत्म और इन लोगों का सामर्थ्य खत्म। इसलिए ये लोग कमजोर हो गए। नहीं तो ये लोग अकेले 10 लोगों को फाड़ सकते थे, वो भी बिना हथियार के। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे, मतलब बहुत ज्यादा काला धन जुटाने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए। जितने भी मुखिया थे जाकर शहर में बस गए और व्यापार करने लगे। और जाकर वहां पर व्यापारी करेंगे ना। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी, चरवाही भी और गैर चरवाही भी। अगर उसके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालात अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। उनको काम करने के लिए अलग अलग शहर में जाना पड़ता था। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य में काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गए हों। अब देखो, जितने भी मसाई समाज थे उनमें ज्यादा बदलाव न हुआ हो, लेकिन पहले से ज्यादा इनके वरिष्ठ जनों और योद्धा लोग थे, उनके उम्र के आधारित परंपरागत फर्क तो दिखता था। जैसे जो लोग लड़ते हैं उनके उम्र बहुत कम दिखता है, और जो लोग वरिष्ठ लोग होते हैं उन तो एकदम पूरा बुजुर्ग दिखते ही हैं। और जब बदलाव आ जाता है, काम धंधा कम हो जाता है, तो लोग खाली बैठ कर खाता है, तो खाने से थोड़ा शरीर पर असर पड़ता ही है, शरीर फैलता ही है। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। इसीलिए अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए। अमीर अमीर इसलिए होते गए, महंगाई बढ़ गया। गरीब गरीब इसलिए होते गए क्योंकि महंगाई बढ़ गया। तो ऐसे समुदाय हुआ करते थे। अब देखते हैं निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरगाह समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का दर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराने का मुश्किल काम होता गया, और जो चरागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, और इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालने लगे।
उसमें ढल गए, वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते थे कि जो हो सकता था उसको देख लेते हैं भैया, और राहत रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपने संघर्ष जारी रखते भी हैं, जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती थी और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते थे। उनको मतलब जहां पर खदेड़ा जाता था वहां से खदेड़ जाते नहीं थे, और जंगलों को बचाने का काम भी ये लोग करते थे, और बचाने के लिए सरकार पे, शासन पे मतलब ये लोग प्रभाव भी डालते थे कि ऐसा करो वैसा करो। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, बीते हुए भूतकाल के अवशेष चरवाहे नहीं हैं, वे अभी भी हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज भी आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू जानवरों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जीवन हर किसी के लिए, हर इलाके के लिए। जब चरवाहे आते हैं तो हर इलाके में लोगों की जिंदगी बदल जाती है, उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। जिस तरह अभी ये रोड पर चल रहा है, देखो ट्रक कितना स्पीड में आ रहा है, ये सब लोग साइड करके जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं भाग सकता है। यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। प्रश्न मैं बता देता हूँ। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। 2 नंबर, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। मसाई समुदाय के चरागाह उसे क्यों छीने गए, कारण बताइए। आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका, 4 नंबर बता रहा हूं, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाह समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तन को जन्म दिया उनमें कई सामान्यताएं थीं। ऐसे 2 परिवर्तन के बारे में लिखिए जो भारतीय चरागाहों और मसाई गरियों दोनों के बीच सामान्य रूप से मौजूद थे। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ाऊं या बताऊं चाहे समझाऊं। जिंदगी में मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा एक क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए पढ़ो। जिंदगी में अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ो, जिंदगी में अपने आप को बढ़ाने के लिए पढ़ो, अपने मनोशक्ति को बढ़ाने के लिए पढ़ो, मनोस्मृति को बढ़ाने के लिए पढ़ो, दुनिया के बारे में जानने के लिए पढ़ो। भले सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, मतलब नहीं है। जो आपको सीखने को मिले वो सीखो, जहां से सीखने को मिले वहां से सीख डालो। और यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। हमारा एक ही मकसद है कि आप इसको पढ़ो, आप मेरे पढ़ाए हुए सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, और जिंदगी में आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और बहुत सारे एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार करो। अभी से ही, अभी से करोगे तो आगे चलकर अपने सारे मुकाम को पा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी बुक में। 9th क्लास का ही बुक होगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सब चैप्टर का भी नाम आप पढ़ सकते हैं, और उस चैप्टर के हिसाब से, उस बुक के हिसाब से अपनी सारी पढ़ाई को लाइन बाय लाइन आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।